क्योंकि की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो डिसाइड कर लेता है कि भाई अब टाइम आ गया है उस लड़के से पर्सनली मिलने का, जिसने पूरी दुनिया का सिस्टम हिलाकर रख दिया है। सफ़ेद ड्रैगन वाले कांड के कुछ दिन बाद अपना तोमा भाई अभी भी उसी बारे में सोच रहा होता है। वो अपनी बैंक की पासबुक चेक करता है और यार, उसे तो लगभग हार्ट अटैक ही आ जाता है। उसके अकाउंट में पूरे 50 मिलियन येन पड़े थे। योनन वो हवा में तैरते हुए तोमा के पास आता है। वो मज़े लेते हुए बोलता है कि इतने खतरनाक काम करने के लिए हंटर को पैसा भी एकदम मोटा मिलता है। अपना तोमा तो पहले ही खुशी के मारे पागल हो रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो इन पैसों से अपनी बहन सुसु के लिए दुनिया भर का सबसे टेस्टी खाना खरीद कर लाएगा। योनन उससे पूछता है कि क्या इस खुशी में प्यार व्यार के लिए भी कोई जगह है, पर तोमा उसे बीच में ही टोक कर चुप करा देता है। घर वापस जाते टाइम तोमा रास्ते भर यही सोच रहा होता है कि कैसे अब वो सीधा अपने दिमाग में ही एओनन से बात कर सकता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, सुसु एकदम बड़ी सी स्माइल के साथ उसका स्वागत करती है और उसके हाथ में खाना बनाने वाला चमचा होता है। मौत को छूकर वापस आने के बाद टोमा के लिए ये शांति वाला पल किसी जन्नत से कम नहीं था। वो सब डिनर करने के लिए बैठते हैं और भाई, माहौल इतना मस्त था कि एओनन भी खाना खाने के लिए एकदम बेताब हो जाता है। उस लड़के से रहा नहीं जाता और वो टेबल पर रखा सारा खाना बहुत ही फनी तरीके से गपागप ठूंसने लगता है। तोमा एकदम बादलों में उड़ रहा था और सुकून से घर के खाने का मजा ले रहा था। तभी अचानक से गेम पलट जाता है। उनके बीच एक पीले बालों वाला बंदा मजे से बैठकर खाना खा रहा था, जैसे वो उनके ही परिवार का कोई सदस्य हो। उस अनजान नमूने को वहां बैठा देखकर अपना तोमा तो डर के मारे खाना ही उगलने वाला था। वो बंदा एक ऐसी स्माइल देता है कि तोमा का तो पूरा दिमाग ही चकरा जाता है। वो खुद को ब्यूरो के जुसोयोकी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि उसे पता है कि तोमा कौन है। इससे पहले कि सुसु कोई अजीब सवाल पूछना शुरू करे, तोमा उस बंदे को पकड़ता है और अकेले में बात करने के लिए घर के बाहर ले जाता है। पार्क में पहुंचते ही तोमा सीधा पॉइंट पर आता है और पूछता है कि भाई, तू आखिर मुझसे चाहता क्या है। कियोकी भी बिना जलेबी बनाए सीधे सीधे पूछता है कि क्या वो किसी खास आर्टिफैक्ट की तलाश में हुए है। वो तोमा को बताता है कि उसकी सारी सीक्रेट और बैन की गई सर्च हिस्ट्री रिकॉर्ड हो चुकी है और वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। तोमा तुरंत उस स्पेशलिस्ट के बारे में सोचता है जो उसकी बहन का इकलौता इलाज है। कियोकी भी मान लेता है कि वो भी उसी चीज़ को ढूंढ रहा है। वो एजेंट समझाता है कि सिर्फ हाई रैंक वाले हंटर लोग ही उन सीक्रेट आर्टिफैक्ट के डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर अपना तोमा तो एकदम उदास हो जाता है। वो सोचता है कि वो तो अभी सिर्फ एक ई रैंक का फटीचर है, वहां तक पहुंचने में तो उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन तभी क्योंकि एक ऐसा बम फोड़ता है कि तोमा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है कि वो तोमा को ए रैंक का एग्जाम देने के लिए डायरेक्ट पास दिलाएगा। तोमा तो एकदम सदमे में चला जाता है, पर वो एजेंट कहता है कि भाई, तूने सफ़ेद ड्रैगन को टपकाया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इतना मेरिट काफ़ी है। तोमा को समझ आ जाता है कि सुसु को उस पत्थर बनने वाली बीमारी से बचाने का यही एक इकलौता चांस है। लेकिन यार, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, क्योंकि कहता है कि इस छोटे से फेवर के बदले में एक स्पेशल शर्त है। तोमा एकदम सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि शायद ये बंदा उससे कोई खतरनाक मिशन या जान की बाजी लगाने को बोलेगा। पर वो शर्त क्या थी? यार, वो बोलता है, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे। क्योंकि इतने बेशर्म चेहरे के साथ पैसे मांगता है कि टोमा को तो लगता है वो वहीं मर जाएगा। उसे दिख जाता है कि उसके सारे बचाए हुए पैसे इस नमूने की वजह से खतरे में हैं। वो दोनों पहाड़ की तरफ दौड़ लगा रहे होते हैं और कियोकी बताता है कि कर्जे की वजह से उसे एक सर्कस में बेचा जाने वाला था। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उसका कर्जा लगभग उतना ही था जितने पैसे तोमा ने बचाए थे। तोमा बस यही दुआ कर रहा था कि वो भी इसके जैसा कंगाल ना बन जाए। आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तोमा बस भगवान से यही मांग रहा था कि उसके पैसे उसे जल्द से जल्द वापस मिल जाए। वो एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़े थे जहां ए रैंक का सिलेक्शन एग्जाम होने वाला था। वहां पहले से ही बहुत सारे हंटर मौजूद थे। तोमा सोचता है कि क्या ये सब उसके कॉम्पिटिटर है। उन सबको देखकर ही उसे समझ आ जाता है कि हर एक बंदा लड़ाई के मामले में एकदम खतरनाक है और उनसे बहुत तगड़ी कॉम्बैट पावर महसूस हो रही थी। क्योंकि एकदम खुशी खुशी वहां से बाय बाय बोलकर निकल जाता है और तोमा के सामने एक अजीब सा चश्मे और टैटू वाला खतरनाक बंदा खड़ा रह जाता है, जो बहुत ही गुस्से में था। वो बंदा एकदम खूंखार लग रहा था और वो चिल्लाकर कहता है कि तूने पैसे देने में से मैं पूरे 2 मिनट की देरी कर दी। तोमा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये वही बंदा है जिसने उस नमूने को पैसे उधार दिए थे। वो आदमी
खुद को अकोगू के नाम से इंट्रोड्यूस करता है, जो कि एक ए रैंक का हंटर है और वही उन सब का एग्जामिनर भी है। वो अनाउंस करता है कि ये एग्जाम फेमस हंटर किरीटन गया की खाली की गई जगह को भरने के लिए है। तोमा सोच में पड़ जाता है कि गया जैसा ताकतवर बंदा अपनी जगह खाली कैसे कर सकता है। अकोगू कहता है कि जिसके पास सच में टैलेंट होता है उसे किसी जगह की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर पूरी ठसक के साथ बोलता है कि अगर किसी ने भी उसे इम्प्रेस कर दिया तो वो उसे सीधा ए रैंक में प्रमोट कर देगा। ये सुनकर सारे कैंडिडेट एकदम पागल हो जाते हैं और खुद को बहुत लकी समझने लगते हैं। उधर दूर एक पेड़ की डाल पर बैठा अपना कियोकी मज़े से ये सारा ड्रामा देख रहा होता है। अकोगू चुटकी बजाता है और सबको बताता है कि उनको टेस्ट करने का तरीका एकदम सिंपल होने वाला है। वो मिट्टी में एक बहुत बड़ा सा गोल घेरा बनाता है और 5 मिनट का टाइमर एक्टिव कर देता है। उसका रूल एकदम सिंपल था, या तो 5 मिनट तक बिना धूल चाटे उस घेरे के अंदर टिके रहो, या फिर अगर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हो तो उसे उस घेरे से बाहर निकाल कर दिखाओ या उसे हरा दो। अब तुम लोग बताओ यार, क्या अपना तोमा इस खतरनाक घेरे में 5 मिनट टिक पाएगा या ये टैटू वाला हंटर उसकी चटनी बना देगा। घेरे के अंदर खड़े वो सारे कैंडिडेट खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये तो एकदम सुमो रेसलिंग जैसा गेम है, बस सामने वाले को धक्का मारो और आसानी से जीत जाओ। अकोगू उन सबको वार्निंग देता है कि भाई अपनी पूरी ताकत लगा देना, क्योंकि ये मेरा असली शरीर नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लोन है। तुम लोग मुझे कितना भी पीटो ये मरने वाला नहीं है। ये बात सुनते ही सारे कैंडिडेट हवा में उड़ने लगे और चिल्लाने लगे कि वो तो इसे चुटकियों में हरा देंगे, पर बेचारों को क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या भयानक खेल होने वाला है। दूसरी तरफ अपना टोमा बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे पता था कि अपनी ड्रैगन स्केल ब्लेड को यूज़ करने के बहुत सारे रिस्क है, पर उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था यार। इसलिए वो अपनी वो काली तलवार बाहर निकाल लेता है। वो पूरी तरह से एक आर पार की लड़ाई के लिए तैयार था। तभी अकोगू अपने चश्मे के पीछे से एक बहुत ही खतरनाक लुक देता है और एकदम बुरे तरीके से एग्जाम शुरू कर देता है। और भाई, वो बंदा इतनी भयानक बिजली की स्पीड से मूव करता है कि एक ही पल में वो उन सारे कैंडिडेट्स को हवा में किसी फुटबॉल की तरह उछालकर घेरे से बाहर फेंकना शुरू कर देता है। पलक झपकते ही आधा घेरा एकदम खाली हो जाता है और आसमान में सिर्फ उड़ते हुए शरीर ही नजर आ रहे थे। जो लोग वहां बच गए थे वो तो डर के मारे एकदम पत्थर बन गए थे। उन बेचारों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके सामने अभी अभी क्या कांड हो गया। अकोगू बड़े मजे से अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा था, जबकि बाकी सब लोगों के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि वो लोग तो उसकी स्पीड को ठीक से देख तक नहीं पाए थे। वो एग्जामिनर उन सबको एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह घूरता है और बहुत ही बेइज्जती करते हुए बोलता है कि तुम लोग सिर्फ अपने आइटम और आर्टिफैक्ट के भरोसे उड़ते हो। ये देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। वो आगे बोलता है कि तुम लोग उस डॉक्टर गया से बिल्कुल भी अलग नहीं हो, जो सिर्फ महंगे आर्टिफैक्ट खरीद कर खुद को बहुत बड़ा हंटर समझता था और असल में एकदम फटीचर था। वो एकदम सीरियस होकर उन सबको याद दिलाता है कि एक ए रैंक वाले के लिए किसी भी मिशन में फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ फेल होने का सीधा मतलब है मौत। उसकी आंखों में देखकर ही समझ आ रहा था कि वो किसी भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को इतनी आसानी से एलीट हंटर का टैग नहीं लेने देगा। इधर हंटर ब्यूरो की बिल्डिंग में बैठे ऑफिसर्स पहले ही मान चुके थे कि इस बार भी कोई एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। मीटिंग रूम में वो लोग बात कर रहे थे कि माना इन कैंडिडेट्स के पास थ्योरी का अच्छा नॉलेज है, पर अकोगू का लेवल एकदम अलग है। वो बताते हैं कि अकोगू के पास असल में एक एस रैंक जितनी ताकत है, पर वो जानबूझकर ए रैंक में रुका हुआ है ताकि वो एक फिल्टर की तरह काम कर सके और कोई भी फालतू बंदा ऊपर ना जा पाए। वो बंदा नए लोगों को टेस्ट करते वक्त बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता, और जो मारकाट वो अभी मचा रहा था उसे देखकर ये बात एकदम सच भी लग रही थी। घेरे के अंदर का वो खौफनाक नज़ारा देखकर बचे हुए कैंडिडेट्स की तो पैंट ही गीली हो गई थी। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे कि भाई, ये तो एकदम पागलपन है, यहाँ से पतली गली से निकल लेने में ही अपनी भलाई है। अब अकोगू उस घेरे के बीच में अकेला खड़ा था और ये साबित कर रहा था कि वो ए रैंक का नंबर 1 हंटर आखिर क्यों है। तभी वहाँ कोवो हायाते नाम का एक बी रैंक का हंटर हीरो की तरह एकदम स्वैग में एंट्री मारता है। उसे लगता है कि क्योंकि अकोगो सिर्फ एक क्लोन का यूज़ कर रहा है तो उसकी ताकत बहुत कम होगी। वो लाल बालों वाला लड़का अपना एकदम चमकता हुआ सुनहरा आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है, जिसका नाम बालमुंग था। जो थोड़े बहुत लोग वहां बचे थे उनका तो मुंह एकदम खुला का खुला रह गया, क्योंकि एक बी रैंक वाले के हाथ में गोल्ड लेवल का आइटम देखना बहुत बड़ी बात थी यार। टोमा तुरंत नोटिस करता है कि इस तलवार का ऑरा तो उस डॉक्टर के आइटम से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है।
हायाते एक जोरदार दहाड़ मारता है और अपने आर्टिफैक्ट की पूरी पावर के साथ एग्जामिनर पर तगड़ा अटैक कर देता है। वो अपना सबसे स्पेशल और भयंकर अटैक मारता है, पर अकोगू के चेहरे पर रत्ती भर भी खौफ नहीं था। और फिर जो हुआ, उसने तो वहां सबका सिस्टम ही क्रैश कर दिया। अकोगू ने उस भयंकर बड़े हमले को सिर्फ एक छोटे से चांदी के डैगर से रोक लिया। हायाते की तो आंखें ही बाहर आ गईं कि उसका सबसे तगड़ा अटैक एक इतने सस्ते हथियार ने कैसे रोक लिया। देखने वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सोने के आर्टिफैक्ट को एक मामूली डैगर ने कैसे रोक दिया। अकोगू बिना कोई मेहनत किए उस बालमूंग को रोककर खड़ा था और उस लाल बालों वाले लड़के की पूरी बेइज्जती कर रहा था। पर हायाते इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहाँ था। वो एक पागलों वाली स्माइल देता है और बोलता है कि अब मैं ये अपना असली खेल दिखाऊंगा। पर भाई, जैसे ही वो ये बोलता है, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब लड़ाई वाले घेरे से बाहर आ गया। अकोगू की स्पीड इतनी भयानक थी कि उस लड़के को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। बाकी कैंडिडेट एकदम कंफ्यूज थे कि एक गोल्ड आर्टिफैक्ट वाला बंदा इतनी आसानी से कैसे हार गया। असलियत तो तब सामने आई जब हायाते की नज़र अकोगू के हथियार पर पड़ी। भाई, वो कोई आर्टिफैक्ट नहीं था, वो तो एक बहुत ही सस्ता और मामूली किचन वाला सब्जी काटने का चाकू था। वहां खड़े सब लोगों का दिमाग सुन्न हो गया। अकोगू ने उन सबको एक सस्ते सब्जी काटने वाले चाकू से हराकर उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी और ये साबित कर दिया था कि ताकत हथियार में नहीं, बल्कि एक हंटर के अंदर होती है। एकदम डरावनी शांति के साथ अकोगू देखता है कि कैसे सारे कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस एकदम जमीन में घुस गया है। वो उनसे कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होगा। लेकिन फिर उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। वो नोटिस करता है कि टोमा एक ऐसा लड़का है जो डरने के बजाय एकदम आग उगलने वाली आंखों से उसे घूर रहा है और पीछे हटने का तो उसका कोई इरादा ही नहीं है। टोमा के दिमाग में उसका गोल एकदम क्लियर था। उसे अपनी बहन के लिए वो बेसिलिस्क नाम का आर्टिफैक्ट चाहिए था और उसके लिए ए रैंक पाना बहुत ज़रूरी था। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल और ख़तरनाक क्यों ना हो, अपना हीरो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि वो अब पीछे तो बिल्कुल नहीं हट सकता। अकोगू भी उस लड़के के अंदर जलती हुई उस आग को महसूस कर लेता है और मन ही मन मानता है कि उसे भी ऐसे बंदे से भिड़ने में बहुत मज़ा आता है जिसके दिल में जीतने का ऐसा जुनून हो। टोमा बिना कुछ सोचे अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर देता है, पर भाई, उसके हर एक मूव को वो एग्जामिनर किसी सर्जन की तरह एकदम परफेक्टली ब्लॉक कर रहा था। अकोगू वहां ऐसे मूव कर रहा था जैसे वो कोई डांस कर रहा हो। वो उस लड़के के हर हमले को इतनी आसानी से चकमा देकर रोक रहा था कि देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। जब उनके हथियार आपस में टकरा रहे थे तो रोशनी और एनर्जी के ऐसे भयानक धमाके हो रहे थे जिसने पूरे बैटलफील्ड को रोशन कर दिया था। टोमा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी नेचुरल डिजास्टर या किसी भयंकर तूफान से लड़ रहा है जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। घड़ी में अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे और वहां टेंशन इतनी ज्यादा थी कि उसे किसी चाकू से भी काटा जा सके। ये फाइट अब अपने एकदम क्लाइमेक्स पर थी। अपना हीरो ये बात समझ जाता है कि वो चाहे कितने भी फास्ट अटैक कर ले, अकोगो हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता है। अकोगू की टेक्निक और कॉम्बैट स्किल इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वो टोमा के हथियार बदलने वाले पैतरों को भी पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता था। वो एग्जामिनर एक सेकंड के लिए भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता और ये साबित कर देता है कि वो ए रैंक का नंबर 1 प्लेयर आखिर क्यों है। टोमा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा उसके सबसे खतरनाक हथियारों को सिर्फ एक मामूली चाकू से रोक रहा है। तभी अचानक से अकोगू की पावर एकदम बिजली की तरह फटती है और वो एक इतना भयंकर धक्का मारता है कि अपना टोमा हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर जा गिरता है। वो लड़का अपने दांत पीसकर उस झटके को सहने की कोशिश करता है, जबकि उसके चारों तरफ हवा में बिजली कड़क रही थी। टोमा सीधा जमीन पर धड़ाम से गिरता है और उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके पीछे तबाही का एक पूरा निशान बन जाता है। उन उड़ती हुई चिंगारियों को देखकर टोमा को समझ आ जाता है कि उसकी ये स्टील वाली तलवार इस खतरनाक लेवल की फाइट में कुछ भी नहीं कर पाएगी। एक पल के लिए तो डर टोमा के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करता है जब वो अपने ऊपर उस एग्जामिनर की डरावनी परछाई देखता है। अकोगो एकदम ठंडे दिमाग से उससे पूछता है कि क्या भाई, अपनी ताकत देखने के बाद भी तेरा और लड़ने का मन है क्या? टोमा बुरी तरह हाँफते हुए किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसकी आंखें अभी भी उस खतरनाक दुश्मन पर टिकी हुई थी। वो अंदर ही अंदर मान लेता है कि अकोगू का लेवल अब तक देखे गए हर दुश्मन से बिल्कुल अलग है। लेकिन यार, उसका इरादा अभी भी डगमगाया नहीं था और वो चिल्लाकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे तो नहीं हटेगा। अब कोई और रास्ता ना देखकर टोमा अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बाहर निकालता है
और अपनी पावरफुल ड्रैगन स्केल ब्लेड को एक्टिव कर देता है, जिससे वहाँ नीली एनर्जी का एक भयानक तूफान आ जाता है। अकोगो बस टोमा को घूरता रह जाता है, जिसने अभी अभी एक काले रंग की तलवार बाहर निकाली थी। वहाँ खड़े सब लोग तो एकदम पागल ही हो गए थे, क्योंकि उस हथियार से जो पावर निकल रही थी उसे देखकर सबको लग रहा था कि ये पक्का कोई गोल्ड रैंक का आर्टिफैक्ट है। और उधर ट्रांसमिशन रूम में बैठे लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हें पता था कि रेलीक तो सिर्फ 3 रैंक की होती है, तो फिर ये काले रंग का हथियार बीच में कहाँ से आ गया। डायरेक्टर को अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि ये कुछ एकदम ही नई चीज़ है। अकोगु एकदम बिना पलक झपकाए टोमा की आंखों में देखता है। उसे महसूस हो रहा था कि ये काली रेलीक शायद गोल्ड रैंक से भी ऊपर की कोई चीज़ है। टोमा अपनी नीली आग में जलती हुई तलवार के साथ लड़ने की पोजीशन में आ जाता है, जबकि एग्जामिनर अब एक लंबा सा भाला लेकर उसे नापने लगता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी यार। टोमा को लग रहा था कि वो इस नए हथियार के साथ अपनी पुरानी टेक्निक का यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। अकोगु नोटिस कर लेता है कि लड़का कंफ्यूज हो रहा है। टोमा याद करता है कि कैसे उसकी पुरानी तलवार बिजली को अपनी तरफ खींचती थी, पर इसके साथ तो कहानी एकदम अलग थी। उसे पता था कि उसकी पुरानी ऑब्सीडियन तलवार इस लड़ाई के लायक नहीं थी, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अब इसके ऊपर अपना ऑरा ब्लेड भी नहीं बना पा रहा था। टोमा गुस्से में अपने दांत पीसता है। उसे समझ आ जाता है कि इस ड्रैगन स्केल ब्लेड के साथ उसके पास सिर्फ एक ही मौका है। उसे पता था कि उसे अपनी पूरी जान लगाकर बस एक ही फुल पावर वाला अटैक करना होगा, वरना वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। वो चिंगारियों के बीच से उड़ता हुआ सीधा अटैक कर देता है और अकोगु के परफेक्ट डिफेंस में कोई जगह ढूंढने की कोशिश करता है। दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं और चारों तरफ चिंगारियां उड़ती है, पर वो एग्जामिनर तो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिलता। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि टोमा को लग रहा था जैसे वो हर एक कट के साथ कोई पूरा पहाड़ उठा रहा हो। अकोगु भाप लेता है कि टोमा का रिदम बहुत कम हो गया है। वो अब पहले की तरह लगातार अटैक नहीं कर रहा था, और ऊपर से अकोगु का वो भाला इतना लंबा था कि टोमा के लिए उसके पास जाना किसी नर्क में यथेच कर जाने जैसा था। वो बंदा एकदम शांति से सिचुएशन को एनालाइज करता है। उसे पता था कि तलवार बदल गई है, पर वो देख लेता है कि ये लड़का अब पूरी तरह से डिफेंसिव हो गया है। टोमा अपनी नज़र उस पर से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटाता। वो बस उस माइक्रो सेकंड का इंतजार कर रहा था जब अकोगु का गार्ड नीचे हो और वो अपना सबसे तगड़ा अटैक मार सके। अकोगु एक बहुत फास्ट अटैक करता है और टोमा बाल बाल बचकर उसे चकमा देता है। अकोगु समझ जाता है कि ये आंखें इतनी आसानी से हार मानने वाले इंसान की नहीं है। वो लड़का अपना पूरा फोकस लगा देता है और एग्जामिनर के मूवमेंट में एक छोटी सी भी गलती ढूंढने की कोशिश करता है, और तभी उसे मौका दिख जाता है। टोमा बिना कुछ सोचे अपनी पूरी जान लगाकर हवा में कूद पड़ता है। उस लड़के का ये पागलपन देखकर वो एग्जामिनर पलक झपकते ही अपना काउंटर अटैक रेडी करते हुए उसे वार्निंग देता है कि अबे पागलों की तरह हवा में छलांग मत लगा। वो एग्जामिनर पलक झपकते ही अपना एक बहुत ही खतरनाक काउंटर अटैक रेडी कर लेता है, और भाई इससे पहले कि अपना टोमा कोई भी वार कर पाता, एक बहुत ही भयंकर बिजली का झटका हवा में ही उसे चारों तरफ से एकदम जकड़ लेता है। उस खतरनाक धमाके की आवाज़ से तो जैसे पूरा अरीना ही दहल जाता है और वहां बैठे सारे लोग डर के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। अकोगो ये बात मान लेता है कि लड़के ने उसके अटैक को बहुत अच्छे से चकमा दिया था, लेकिन वो उससे कहता है कि भाई ये सब बी रैंक वालों के लिए ठीक है, पर मेरे सामने ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। वो एकदम सीरियस होकर टोमा से बोलता है कि अगर तेरे पीछे कोई ऐसी चीज़ या इंसान होता जिसे तुझे हर हाल में बचाना ही है, तो शायद तेरा लड़ने का तरीका एकदम अलग होता। बेचारे टोमा की तो हालत ही एकदम खराब हो चुकी थी। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उस भयंकर बिजली के झटके ने तो जैसे उसकी पूरी बैटरी ही डाउन कर दी थी। तभी वहां खड़ी वो सुनहरे बालों वाली दूसरी एग्जामिनर बहुत ही तिरछी नज़र से घड़ी की तरफ देखती है, और भाई एग्जाम खत्म होने में अब सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड ही बचे थे। टोमा को अब अंदर से लगने लगा था कि उन दोनों के लेवल में जो फ़र्क है ना, उसके सामने वो शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा। अकोगु तो उसे एक ऐसी मजबूत दीवार लग रहा था जिसे किसी भी कीमत पर हिलाया ही नहीं जा सकता। वो एग्जामिनर इतनी डरावनी शांति के साथ उसे घूर रहा था कि टोमा का तो अंदर से ही दिमाग एकदम खराब हो रहा था, क्योंकि उन दोनों की पावर में सच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था यार। और तभी अचानक से अपना योन भाई हवा में तैरता हुआ टोमा के पास आता है और उसे बुरी तरह डांटने लगता है। वो बोलता है कि तू तो दिन पर दिन इस हथियार को और भी घटिया तरीके से चला रहा है मेरे भाई। वो प्यार से समझाता है कि ये जो आर्टिफैक्ट होते हैं ना, वो गॉड फोर्स नाम की एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी से चलते हैं, और अकोगो उसी ताकत का इस्तेमाल करके तेरी इतनी बुरी तरह से धुलाई कर रहा है। वो आगे बताता है कि सिर्फ हथियार को हाथ पकड़ने से तो बस
चुटकी भर फायदे ही मिलते हैं। इसकी असली पावर तो कुछ और ही है। अब इधर असल दुनिया में अपना टोमा भाई अकोगु के उन भयंकर हमलों को रोकने में अपनी पूरी जान दे रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि अगर वो खुद से इस हथियार की एनर्जी को बाहर निकाल ले तो उसकी ताकत और स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। उधर से अकोगु के हमलों की लगातार बारिश हो रही थी और टोमा पागलों की तरह बस यही सोच रहा था कि क्या वो सच में ऐसा कुछ कर सकता है। इयोन एकदम गुस्से वाले लुक के साथ उससे कहता है कि अबे ढक्कन, तू ये सब पहले ही कर चुका है। तभी अरीना में एक बहुत ही जोरदार और खौफनाक आवाज गूंजती है। टोमा के मुंह से अचानक खून निकलने लगता है क्योंकि उसे एक बहुत ही तगड़ा वाला पंच सीधा उसके मुंह पर पड़ा था। वो अपना चेहरा साफ करता है। तभी इयोन उसे याद दिलाता है कि थोड़ी देर पहले जब तूने उस डॉक्टर गया को पेला था तब क्या हुआ था। टोमा अपना दिमाग दौड़ाता है और उसे तुरंत याद आता है कि हाँ यार, उस टाइम तो उसने बिना जाने ही उस खतरनाक पावर को बाहर निकाल लिया था। इयोन उसे बोलता है कि तूने बिना गाइडेंस वाली उस पावर के साथ उस सफ़ेद ड्रैगन को तो बड़ी आसानी से टपका दिया था, पर अकोगु के सामने तेरी ये सब नौटंकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। अकोगु एकदम सीरियस होकर ये सब सुन रहा था। हालांकि उसे तलवार का वो स्पिरिट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को एकदम जानवरों की तरह पीट रहे थे। इयोन एक पते की बात बोलता है कि देख भाई, उस एग्जामिनर ने जो किसी को बचाने वाली बात बोली थी ना, उसमें सच में बहुत दम है। ये सुनते ही टोमा अपने हाथ में एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। इयोन उसे 1 करोड़ की एडवाइस देता है कि ये सोच कि तू अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए लड़ रहा है और वो ठीक तेरे पीछे खड़ी है। टोमा तुरंत अपनी आंखें बंद करता है और इमेजिन करता है कि उसकी बहन कुरोगाने उसके लिए दुआ कर रही है और घबरा कर उसे बुला रही है। भाई, टोमा को बस इसी इमोशनल धक्के की ज़रूरत थी। अचानक से टोमा की आंखों में ये एक अलग ही चमक आ जाती है और नीली आग का एक बड़ा सा बवंडर उसे पूरी तरह से घेर लेता है। इयोन को समझ आ जाता है कि अब जाकर इस लड़के की असली ताकत बाहर आई है। वो लड़का उस ऑरा के बीच ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई खतरनाक युद्ध वाला मास्क पहन लिया हो। अकोगु की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। वो लड़के की पावर में इतना भयानक बदलाव देखकर एकदम पत्थर जैसा बन गया था। टोमा एक इतना खौफनाक कट मारता है जो सीधा अकोगु के भाले से जाकर टकराता है। उस कट का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनके नीचे की जमीन के तो एकदम चीथड़े ही उड़ गए। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी यार। टोमा अब अकोगु पर हावी हो रहा था और उसने उस एग्जामिनर को एकदम कोने में धकेल दिया था। ऊपर बैठे लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये सब हो क्या रहा है। हर तरफ बस पत्थर उड़ रहे थे और धमाकों की आवाज कान के पर्दे फाड़ रही थी। अकोगु अपना चश्मा ठीक करता है और अंदर ही अंदर मान लेता है कि ये लड़का जो पावर दिखा रहा है वो सच में पागल कर देने वाली है। टोमा नीली एनर्जी के एक भयंकर तूफान के बीच खड़ा था और अपना अगला अटैक मारने के लिए एकदम रेडी था। इयोन उसे देखकर बहुत प्राउड फील कर रहा था। वो सोचता है कि वो जिस टोमा को जानता है उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। टोमा को अपना शरीर किसी पंख की तरह एकदम हल्का लग रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो जितने चाहे उतने अटैक एकदम परफेक्टली मार सकता है। दूसरी एग्जामिनर आनाराकु मिकुतो तो ये सारा तमाशा देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। लग रहा था जैसे उसे इस लड़ाई में बहुत मजा आ रहा हो। इधर अकोगु की तो हालत खराब हो रही थी टोमा की स्पीड मैच करने में। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कल का आया हुआ लड़का अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो एग्जामिनर सोच रहा था कि जिस टेक्निक को सीखने में उसे पूरे 5 साल लग गए, इस ई रैंक के फटीचर ने वो टेक्निक प्रेशर में आकर सिर्फ 1 सेकंड में ही सीख ली। अकोगो एकदम बिना पलक झपकाए टोमा को बस घूरता ही रहता है। उसे अच्छे से महसूस हो जाता है कि वो जिस बंदे को ढूंढ रहा था वो आखिर उसे मिल ही गया। टोमा के उस खतरनाक इरादे को देखकर अकोगु मान लेता है कि टोमा कुरोगाने के पास ए रैंक हंटर बनने का पूरा लेवल और टैलेंट है। पर यार तभी आसमान में एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहां मौजूद सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। दर्शकों में तो एकदम हड़कंप ही मच गया था। एग्जाम खत्म होने में अब सिर्फ 20 सेकंड ही बचे थे और वहां का माहौल एकदम अजीब हो चुका था। डायरेक्टर हाथ बांधे सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि भाई मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। उस बुढ़े को पक्का यकीन था कि इस लड़के में एग्जाम पास करने का पूरा टैलेंट भरा हुआ है। एक पब्लिक पागलों की तरह अपना गला फाड़ फाड़ कर टोमा को चीयर करने लगती है। टाइमर में अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। टोमा और अकोगु अपना आखिरी और सबसे खतरनाक अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से झपटते हैं।
टाइमर एकदम 0 पर आने ही वाला था। 2, 1 और तभी वो दोनों आपस में इतनी भयानक तरह से टकराते हैं कि वहां से निकलने वाली वो रोशनी देखने वालों को एकदम अंधा कर देती है। पर इस खतरनाक क्लाइमेक्स के बीच टोमा और एग्जामिनर दोनों को बाहर से एक बहुत ही अलग और खौफनाक खतरे का एहसास होता है। वो दोनों बिना किसी ऑफिशियल रिजल्ट का वेट किए एकदम रॉकेट की तरह अरीना से बाहर भाग जाते हैं। पीछे बेचारी पब्लिक अपना सिर खुजा रही थी कि भाई ये हुआ क्या, हम तो यहाँ फाइट देखने आए थे और हीरो ही गायब हो गए। टाइम खत्म हो चुका था, पर आसमान एकदम भयानक तरीके से काला पड़ने लगा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अकोगु और कियोकी को हवा में तैरते हुए देखते हैं। कियोकी मानता है कि उस लड़के ने फाइट में क्या गजब का परफॉर्मेंस दिया है। अकोगु भी अपना चश्मा सेट करते हुए थोड़ा एटीट्यूड में कहता है कि हाँ भाई, तभी तो मैंने इसे रिकमेंड किया था। पर अगले ही पल इन दोनों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है जब ये ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं कि हालात बहुत खराब लग रहे हैं। शहर के ठीक ऊपर आसमान में एक बहुत ही विशाल और खौफनाक ब्लैक होल खुल गया था, एकदम किसी हॉरर फिल्म के डरावने सीन की तरह। उधर अपना हीरो टोमा योन के पीछे पीछे जंगल में काफी अंदर घुस चुका था। उसे अब उस ए रैंक वाले एग्जाम से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे वहां एक बहुत ही जानी पहचानी और खतरनाक प्रेजेंस महसूस हो रही थी। पेड़ों के बीच उसे एक अजीब सी मनहूस नीली हरी आग दिखाई देती है। ये बिल्कुल वही डरावनी वाइब थी जो उसने अपनी बहन सुजू के पास महसूस की थी, जिसने उसकी प्यारी बहन को उस हालत में पहुंचा दिया था। टोमा भागते हुए एक खुली जगह पर पहुंचता है और वहां जो वो देखता है उसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वहां वो चश्मे वाला लड़का क्यों खड़ा था, जो एग्जाम में भी उनके साथ था। वो टोमा को देख ऐसे डरने की ओवर एक्टिंग करता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पर टोमा की नज़र जैसे ही जमीन पर पड़ती है, उसका खून एकदम ठंडा पड़ जाता है। उस क्यों का जो साथी था ना, पूरी तरह से पत्थर की मूरत बन चुका था। क्यों अपनी शक्ल पर एकदम नकली सी टेंशन लाते हुए टोमा से कहता है, भाई संभल कर रहना, शायद ये किसी आवारा मॉन्स्टर का काम है। भाई इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि ये कितना बड़ा झूठा है। मतलब ऑस्कर लेवल की नौटंकी कर रहा था ये नमूना। वो बेवकूफ़ों की तरह सफाई देते हुए बोलता है कि वो तो बस जंगल में टॉयलेट करने आया था और उसने अचानक ये डरावना सीन देख लिया। पर अपना टोमा कहाँ इन फालतू बातों में आने वाला था यार। अपना यौन भाई उसके बगल में खड़ा था और टोमा सीधा उस चश्मे वाले के सामने जाकर सीना तान कर खड़ा हो जाता है और एक ऐसा सीधा सवाल दागता है कि उस क्यों के पसीने छूट जाते हैं। वो सीधा पूछता है कि क्या तू खुद एक रेलिक है। यौन बेचारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि भाई तेरे कहने का क्या मतलब है कि ये एक रेलिक है। टोमा उस पत्थर बने हुए शरीर को घूरते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है कि वो रेलिक्स की प्रेजेंस को हवा में महसूस कर सकता है और इस क्यों के अंदर से जो ये बुरी एनर्जी निकल रही है ना, वो किसी पहने हुए आइटम की वजह से नहीं है, बल्कि ये बंदा खुद ही एक जीता जागता मनहूस आर्टिफैक्ट है। क्यों अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहा था और कहता है कि भाई तू क्या बकवास कर रहा है, मुझे तेरा कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। पर टोमा अब सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या तू ही वो बेसिलिस्क है। भाई ये नाम सुनते ही उस क्यों के चेहरे से वो मासूमियत वाला नकली नकाब एकदम से गिर जाता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और साइको वाली स्माइल आ जाती है और उसके शरीर से एक भयानक पर्पल रंग का ऑरा निकलने लगता है। वो एकदम खूंखार तरीके से पूछता है कि तुझे ये नाम कैसे पता। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए अपना टोमा नीली एनर्जी से घिरकर सीधा उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है और गुस्से में चिल्लाता है कि अभी के अभी इस इंसान को वापस नॉर्मल कर। उस चश्मे वाले नीले बालों वाले साइको की आंखों में तो जैसे कोई अलग ही पागलपन नाच रहा था। वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। मतलब इसे लग रहा था कि ये तो टोमा को चुटकियों में मसल देगा। टोमा पूरी जान लगाकर बेसिलिस्क का नाम चिल्लाते हुए अपना सबसे तगड़ा वार करता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन की हालत का जिम्मेदार यही नीच इंसान उसके सामने खड़ा है। पर वो चश्मे वाला नमूना तो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिलता। वो बस एक अजीब सी हंसी हंसता है, जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। अटैक का इम्पैक्ट इतना भयानक था कि पूरे जंगल में एक बहुत बड़ी शॉकवेव फैल जाती है और चारों तरफ भयंकर चिंगारियां उड़ने लगती है। पर भाई टोमा तो वहां एकदम पत्थर का ही बन गया, क्योंकि उस दुश्मन ने टोमा की उस खतरनाक चमकती तलवार को सिर्फ अपने नंगे हाथों से पकड़कर रोक लिया था। बेचारे टोमा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि नंगे हाथों से ये कैसे हो सकता है भाई। उसके चेहरे पर अब डर और पैनिक साफ नजर आने लगा था। वो नीले बालों वाला विलेन अब टोमा की पूरी बेइज्जती करते हुए उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर। तुझे क्या लगा था कि मेरे सामने तेरी ये हीरोपंती काम आएगी।
टोमा पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो तलवार 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलती। वो पूरी तरह से उस साइको के हाथों में लॉक हो चुकी थी। वो बंदा एकदम ठंडे दिमाग से क्लियर करता है कि वो बेसिलिस्क तो नहीं है, पर हाँ, इस लड़के को पत्थर का उसी ने बनाया है। टोमा तो एकदम भयंकर कन्फ्यूजन में पड़ जाता है यार। अगर ये बेसिलिस्क नहीं है, तो फिर ये बवाल चीज़ है कौन, और यहाँ कर क्या रहा है? वो साइको टोमा की कन्फ्यूजन को एकदम इग्नोर मारता है और बड़ी ही लालची नज़रों से टोमा की उस तलवार को घूरने लगता है और कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी अजीब रैली कभी नहीं देखी। अचानक से वो एकदम सीरियस हो जाता है। उसे उस नीली तलवार के अंदर से एक बहुत ही भारी और अजीब सी प्रेजेंस महसूस होने लगती है। वो एक बहुत ही घटिया सी स्माइल देते हुए टोमा से मज़े लेते हुए पूछता है कि क्या तू खुद ही एक जिंदा आर्टिफैक्ट बन गया है? तभी अपना यौन टोमा के बगल में एकदम सीरियस लुक के साथ सामने आता है और दुश्मन के हर एक मूवमेंट को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करने लगता है। वो साइको एक लंबी छलांग लगाकर टोमा से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है, जबकि टोमा अपनी गार्ड पोजीशन में आ जाता है और समझने की कोशिश करता है कि इस पागल का अगला कदम आखिर होगा क्या। वो बंदा अपनी उंगली सिर पर रखकर खुद से ही जोर से बात करने लगता है कि इस सिचुएशन में बेसिलिस्क के लिए सबसे ज्यादा फायदे वाली बात क्या होगी। टोमा गुस्से में अपने दांत पीसता है, क्योंकि अब उसे 100% कन्फर्म हो गया था कि इस साइको का कनेक्शन सीधा उसी मॉन्स्टर से है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। वो विलेन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, और हम देखते हैं कि वो कितना ज्यादा बेफिक्र और मजाक उड़ाने वाला बंदा है। पर तभी उसका दिमाग अचानक से सटक जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो नीले बालों वाला साइको एकदम जानवरों की तरह चिल्लाता है, और उसका बचा खुचा धैर्य भी मानो खत्म हो जाता है। और यार, पलक झपकते ही वो बंदा हवा में उल्टे लटकते हुए सीधा टोमा के मुंह के एकदम सामने आकर प्रकट हो जाता है। भाई, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा एबनॉर्मल और डरावनी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए।